All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed IAS 37. हमने बहुत डिटेल में IAS 37 को लास्ट क्लास में डिस्कस किया, सुकून से, इत्मीनान से, लाइबिलिटीज को, प्रोविजंस को, और हमने कंटिंजेंट को अंडरस्टैंड किया, और उनकी कंटिंजेंसीज को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस और चांसेस ऑफ अकरिंग के थ्रू, परसेंटेज के थ्रू, उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने उनकी रिकॉर्डिंग अंडरस्टैंड की कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाएगी। IAS 37 ने इस कंफ्यूजन को बिल्कुल स्मूथ कर दिया, क्लियर कर दिया। हम अपना आखिरी IAS स्टार्ट करने जा रहे हैं, IAS 38। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हेयर वी आर विद आई एट IAS 38, और IAS 38 क्या कहता है सर? IAS 38 कहता है इंटेंजिबल्स के बारे में। IAS 38 बात करता है इंटेंजिबल्स के बारे में। यस, यू आर राइट, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है। तो सर सवाल ये आ जाता है, सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, मजे की बात, आप लोगों को इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। आपने एक इंटेंजिबल एसेट को आप बहुत अच्छे से जानते हो, विच इज गुडविल। और आपने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में ये पढ़ा हुआ है। मैं इंटेंजिबल एसेट के बारे में एक एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। आप लोगों ने इंटेंजिबल एसेट्स को पढ़ा हुआ है। मैं इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, नोट कीजिएगा। इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets, these are those assets which does not exist physically, rather their impact can be felt financially। वो एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें हम इंटेंजिबल्स कहते हैं। उन्हें हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। वो एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते और उनकी इंपॉर्टेंस, उनका इम्पैक्ट हमें फाइनेंशियली मिलता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी वजह से अफेक्ट होते हैं, उन्हें हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। उन्हें हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। दे आर दोज एसेट्स ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, बट हम इन्हें फाइनेंशियली अपने बिजनेस में फील कर सकते हैं, और इनका एक इंपैक्ट आ जाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो सवाल ये आ जाता है कि सर ये IAS 38 क्या बात करता है? IAS 38 है क्या? व्हाट डज IAS 38 कवर्स? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, IAS 38 डील्स with how to recognize, कैसे recognize करना है, how to recognize, measure, measure मतलब value, measure मतलब value, and measure value, amortize and disclose intangible, intangible assets। तो सर IAS 31 बेसिकली हमें इंटेंजिबल्स के बारे में कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है,
वो गाइडेंस ये है कि सबसे पहले आपने इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज कैसे करना है कि यार ये वाकई इंटेंजिबल एसेट है भी या नहीं, ये इंटेंजिबल है भी हमारे लिए या नहीं। फिर उस इंटेंजिबल एसेट को वैल्यू कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, उसे एमोर्टाइज कैसे करना है। ना व्हाट इज एमोर्टाइज अभी बता देता हूं, क्योंकि आगे वैसे ही कवर करना है हमें बहुत डिटेल में। एमोर्टाइज, मुझे एक ये बात बताएं, क्या इंटेंजिबल भी एसेट है? क्या इंटेंजिबल भी एसेट है ना? इंटेंजिबल एसेट है, जस्ट लाइक नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट अपनी वैल्यू लूज करता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट अपनी वैल्यू लूज करता है, उसे क्या कहते हैं? what do we call, what do we call when non-current asset lose their value? What do we call them? Depreciation. Whenever non-current asset loses their value, we call them depreciation. Depreciation is the fall in the value of a non-current asset. Depreciation क्या है? Fall in the value of a non-current asset. Non-current asset की वैल्यू जब कम होती है, डिक्रीज होती है, गिरती है। अंडरस्टैंड करना है इस बात को। इंटेंजिबल की वैल्यू भी कम होती है, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है और हो सकती है। उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं, उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। एमोर्टाइजेशन का मतलब है, एमोर्टाइजेशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट ऑफ एन इंटेंजिबल, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। कब किसी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब आप इससे पहले कि मुझसे सवाल पूछो कि सर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू क्यों कम हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आईएएस 38 हमें गाइड करता है, आईएएस 38 हमें गाइड करता है कि हम सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से हमें रिकग्नाइज करना है कि यार ये इंटेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। हमें किस तरह से रिकग्नाइज करना है, तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। द द recognition of intangibles is based on the following four principles. इन चार मेन एलिमेंट्स पे हम रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ यार ये एक इंटेंजिबल है और इसे हमारी बुक्स में होना चाहिए, ये हमारी बुक्स में होनी चाहिए, ये एक इंटेंजिबल है। सबसे पहले, सबसे पहले नंबर वन, इट इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल। जब आपको कोई वैल्यू बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो तब आप कहोगे कि ये मेरा इंटेंजिबल है। जो इसको बिल्कुल क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सको, मतलब जो टेक्निकली सेपरेट हो, सेपरेट हो, मतलब बिजनेस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड ना हो, बिजनेस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड ना हो, आपको पता हो कि यार ये आइडेंटिफाइबल है। जैसे आप लोगों को मैंने गुडविल के टाइम एक चीज पढ़ाई थी, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, एक होती है इनहेरेंट गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। और ये भी बताया था इनहेरेंट गुडविल इज सेल्फ बिल्ड बिल्ड गुडविल, और सेल्फ बिल्ड गुडविल क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। हम इनहेरेंट गुडविल को अपने बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो परचेज गुडविल है, हमने तो गुडविल खरीदी है ना, किसी और बिजनेस की गुडविल खरीदी है, वो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड नहीं है, सेपरेट हो सकती है, क्लियरली आइडेंटिफाइबल। तो परचेज गुडविल को हम बुक्स में शो करते हैं, परचेज गुडविल को हम बुक्स में शो कर सकते हैं। तो
इंटेंजिबल के बारे में IAS 38 कहता है कि भाई आप उसको तभी रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में जब वो पहली बात क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो। दूसरा दूसरा इट जनरेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि सर वो हमें कुछ फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करके देगा, फ्यूचर के कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करके दे, तो सर हम उसे इंटेंजिबल लिखेंगे। जैसे परचेज गुडविल, अब हम गुडविल खरीद रहे हैं किसी दूसरे बिजनेस से, तो उसका डेफिनेटली हमें फायदा ये मिलेगा कि अब उसके कस्टमर हमारे पास आएंगे, हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, हमारी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी, हमारा भी इमेज इंप्रूव होगा, और हमें उसकी उसकी एफिशिएंसीज और क्वालिटी का एंजॉय करने का मौका मिलेगा। क्लियर बेनिफिट मिल रहे हैं हमें, आइडेंटिफाइबल भी और प्रॉपर उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें। एंड तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू या द मेजर used to value is reliable। जो जिस जिस मेजर के थ्रू हम इंटेंजिबल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसको वैल्यूएशन प्लेस कर रहे हैं, वो रिलायबल होना चाहिए। अब इनहेरेंट गुडविल के साथ टेक्निकली तीनों प्रॉब्लम्स, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो तो सब्जेक्टिव है। दूसरे बिजनेस की हमने वैल्यूएशन करके उसको परचेज कर लिया, अब वो फैक्ट हो गया, नाउ इट इज अ नोन फैक्ट कि हमने जो उसको वैल्यू प्लेस की है, हमने उस वैल्यू पे खरीद लिया उसका बिजनेस, और उसमें ये वैल्यू गुडविल की भी है। नाउ गुडविल बिकम अ नोन फैक्ट, लेकिन हमारे बिजनेस की गुडविल हम अपने हिसाब से इतनी अज्यूम करें, वो मेथड रिलायबल नहीं है। तो इंटेंजिबल को रिकग्नाइज करने के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। अब मजे की बात कि एज ऑफ राइट नाउ एज एन A2 स्टूडेंट, अभी तक आपको सिर्फ ये पता है कि सर इनटैंजिबल्स में हमारे पास एक बड़ी एक एक ही एग्जाम्पल आती है, वो है गुडविल। लेकिन आज आपको इंटैंजिबल एसेट्स की और एग्जाम्पल्स पता चलेंगी, एंड देन यू विल रियलाइज के अरे वाह भाई वाह, इतने सारे इंटैंजिबल एसेट्स हैं दुनिया में, और है वाकई ये तो बड़े और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सर कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं, फोकस ही नहीं किया कभी कि वाकई ये तो हमारे बिजनेसेस में मौजूद है, मेरे इर्द गिर्द के बिजनेसेस में ये मौजूद है, लेकिन हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये गुडविल के अलावा और भी इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। नोट कीजिएगा सर, गुडविल के अलावा पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, कॉपीराइट्स कॉपीराइट्स सॉफ्टवेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप अंडरस्टैंड करें, सर ये सब इंटेंजिबल्स हैं। हाँ, फ्रेंचाइज राइट्स, बिल्कुल ठीक, फ्रेंचाइज राइट्स ये सब इंटेंजिबल्स हैं। ये कुछ भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रांड नेम गुडविल में आ गया ना, ब्रांड नेम गुडविल में आ गया, वो गुडविल कवर कर रहा है। फ्रेंचाइज राइट डिफरेंट है, यस फ्रेंचाइज राइट डिफरेंट है। तो अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, सर ये सब इंटेंजिबल्स हैं, इनमें से कुछ भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इनका हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। अब आप अंडरस्टैंड करना, ये जो एमोर्टाइजेशन की बात थी ना, एमोर्टाइज,
amortize की जरा डेफिनेशन लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। amortization, amortization, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज द fall in the value of an intangible asset। सर, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब एमोर्टाइजेशन होती कैसे है इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इट इज ऑलवेज it is always done by using a straight line formula method। वो स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड है ना, जिसमें लाइफ मेंशन्ड होती है, लाइफ, इयर्स, लाइफ मेंशन्ड होती है, ये वहां अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है लाइफ वाला मेथड जो है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला एमोर्टाइजेशन में अप्लाई होता है। और एमोर्टाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से देखिएगा। मैं यहां पर आपके सामने एक स्टैरिक लिख रहा हूं, आपके सामने एक स्टैरिक लिख रहा हूं, इस स्टैरिक को फोकस कीजिएगा। intangibles intangibles can either have a finite life or can have an infinite life only those assets, those intangibles, only those intangibles with a finite life are amortized। ये चेक कर लें जरा। Only those intangibles with a finite life are amortized। जिन एसेट्स की लाइफ डेफिनेट होती है, फाइनाइट होती है, डिफाइंड होती है, सिर्फ हम उन्हें एमोर्टाइज करते हैं। इंटेंजिबल्स जिनकी कोई फाइनाइट लाइफ नहीं है, कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है, हम उन्हें एमोर्टाइज नहीं कर सकते, करते भी नहीं है और कर सकते भी नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। गुडविल, गुडविल की कोई लाइफ डिफाइंड नहीं है। क्या आप बता सकते हो गुडविल कितने सालों की होगी? हाँ भाई, हमजा, उमर, साद, साइद, शायान, क्या आप बता सकते हैं किसी बिजनेस के लिए कि उसकी बिजनेस की गुडविल की लाइफ कितनी है? क्या कभी गुडविल की भी कोई लाइफ होती है? अच्छा, लाइफ होती है, डेफिनेट नहीं होती, पक्का नहीं होता, कंफर्म नहीं होती। आज है, अगले साल नहीं है गुडविल। आज गुडविल है, अगले साल गुडविल नहीं है। मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, नहीं, जरूरी नहीं है। उमर का आसमानी कह रहे टिल द बिजनेस इज अलाइव, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बहुत दफा बिजनेस अपनी गुडविल बंद होने से पहले ही लूज कर चुका होता है। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस एंड इट कैन हैपन। नोकिया, नोकिया इवेंचुअली लॉस्ट इट्स गुडविल। वो इवेंचुअली अपनी वैल्यू मार्केट में लूज कर गया, क्योंकि वो मार्केट में अपडेट्स लेके नहीं आया, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके नहीं आया, तो उसकी गुडविल खत्म हो गई। उसके बंद होने से पहले उसकी गुडविल खत्म हो चुकी थी। गुडविल पे डेंट भी पड़ता है, सिग्निफिकेंटली कम भी हो जाती है। जैसे इस वक्त राइट नाउ पेप्सी, कोको कोला, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, दे ऑल आर सफरिंग इन मुस्लिम कंट्रीज, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज में दे आर सफरिंग।
टर्की में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, स्पेशली इंडोनेशिया में, इन 4 कंट्रीज में दे आर सफरिंग। तो यहां इनकी गुडविल टार्निश हो चुकी है, रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। तो अब आप अंडरस्टैंड करना, गुडविल की कोई लाइफ नहीं है, कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है, ठीक है ना। और गुडविल भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है। बिजनेस ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, अब मिसाल के तौर पे लेट सपोज यही केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी और कोको कोला अगर लेट सपोज इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज में कोई रिमार्केबल काम कर दें, मुस्लिम से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड लेट सपोज, तो सर हो सकता है इनकी इनकी इमेज वापस ऊपर आ जाए। अब आप बोलो सर ये अचानक से इनकी वैल्यूएशन कैसे ऊपर चली गई? गुडविल रिवाइव कर गई, गुडविल रिवाइव कर गई। तो अब अंडरस्टैंड करना, गुडविल हैज नो डेफिनेट लाइफ बट पेटेंट्स दे डू हैव। अच्छा, पेटेंट्स में भी 2 केस होते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं पहले तो ये बता दूं, हमजा, उमर, साद, साइद, शायान, पेटेंट्स क्या होते हैं? दे आर द लीगल राइट्स, दे आर द लीगल राइट्स दैट अ बिजनेस acquires from an international court to have a right of something। अब जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया, और इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्टफोन, एंड द सेकंड इन द टच स्क्रीन कैटेगरी। इससे पहले नोकिया जो है ना, एनगेज में एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी लेकर आया हुआ था, लेकिन वो वो टच स्क्रीन थी सिर्फ, टेक्नोलॉजी ये नहीं थी। एप्पल ने तो टच स्क्रीन सेंसर्स और उसकी टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल कर दिया था। अब आप अंडरस्टैंड करो, एप्पल के लिए कितना पैसा, कितना ज्यादा पैसा लगा होगा एप्पल का ये टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। अब अगर ये टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी लेके मार्केट में आ जाए और कोई कॉम्पिटिटर उसे कॉपी कर ले, समझना इस बात को, तो यार कॉम्पिटिटर ने तो बगैर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ये काम कर लिया। एप्पल ने आईफोन लॉन्च करने से पहले इंटरनेशनल कोर्ट में उसका पेटेंट ले लिया कि भाई ये टेक्नोलॉजी मेरी है। अच्छा, अंडरस्टैंड करना, पेटेंट 2 तरीके के होते हैं, एक लाइफ टाइम पेटेंट होता है और एक डेफिनेट लाइफ का पेटेंट होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ने एप्पल को 2 साल का पेटेंट दिया, 2 साल का, 2 इयर्स, कि 2 साल तक ये टेक्नोलॉजी लेके मार्केट में कोई नहीं आएगा। बट आफ्टर 2 इयर्स टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इज ओपन। यस, आपकी टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं कर सकता कोई, लेकिन ये नहीं होगा कि टच स्क्रीन कोई नहीं ला सकता। आपको हम टच स्क्रीन पे पेटेंट नहीं देंगे, टच स्क्रीन पे भी पेटेंट देंगे 2 सालों का। तो 2007 जुलाई से 2009 जुलाई तक कोई दुनिया में कोई और टच स्क्रीन ऑपरेट नहीं करता था। सैमसंग गैलेक्सी S1, आप लॉन्चिंग डेट देख लेना, इट्स 27 जुलाई 2009, राइट आफ्टर द एप्पल्स पेटेंट्स एंड। 4 दिन बाद उन्होंने लॉन्च किया, 23 जुलाई या 22 जुलाई को एप्पल का पेटेंट एंड हुआ था, और 27 जुलाई 2009 को सैमसंग ने गैलेक्सी S1, द फर्स्ट ऑफ देयर टच स्क्रीन सेलफोन लॉन्च किया था। तो गैलेक्सी S1 टच स्क्रीन था, लेकिन वो टच स्क्रीन वाला राइट उनका खत्म हो चुका था। फिर क्या हुआ, अंडरस्टैंड करना इस बात को, एप्पल ने वो टच स्क्रीन, सैमसंग ने वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली थी बाय द वे, या आई थिंक S4 में या S5 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली थी। और बाद में पता चला कि भाई ये जो टच पैनल है ये तो पूरी टेक्नोलॉजी एप्पल की है। और उनको भी 8-9 महीने बाद पता चला, एप्पल को भी 8-9 महीने बाद जाके रियलाइज हुआ कि ये तो हमारी टेक्नोलॉजी कॉपी करके बैठे हुए हैं। एप्पल फाइल्ड अ केस और एप्पल केस जीता था। तो कभी आप इस बारे में पढ़िएगा। तो पेटेंट उनको 2 साल का पेटेंट मिला, डेफिनेट लाइफ है, डेफिनेट लाइफ है। ये पेटेंट्स बड़े कॉमन होते हैं, तो जिनकी डेफिनेट लाइफ होती है आप उन्हें अमोर्टाइज करते हो, उन्हें अमोर्टाइज करते हो। ट्रेडमार्क्स, आमतौर पे ट्रेडमार्क्स इनडेफिनेट लाइफ के होते हैं। ट्रेडमार्क्स आमतौर पे आपको इनडेफिनेट लाइफ के मिल जाते हैं। लाइफ टाइम ट्रेडमार्क्स तो होते ही लाइफ टाइम है। लाइसेंस डेफिनेट लाइफ का होता है,
लाइसेंस कभी मिलता है आपको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है। लाइसेंस एनुअल भी होता है कि 1 साल का मिला है, बाद में एनुअल हर साल रिन्यू होता जाएगा। आपने किसी से कॉपीराइट खरीदा है, तो अब कॉपीराइट दिख थोड़ी रहा है कि कैसा दिखता है कॉपीराइट फिजिकली, लेकिन कॉपीराइट आपको इजाजत दे रहा है कि आप ये कॉपी कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनी है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, और हमने ये फैसला किया कि हम जो है वो एलॉन मस्क से इजाजत लेंगे कि हम आपकी टेस्ला की स्क्रीन जो इंफोटेनमेंट है वो कॉपी करना चाह रहे हैं। फोकस कीजिएगा इस बारे में, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब एलॉन मस्क ने हमें, टेस्ला ने हमें इजाजत दे दी, लेट्स सपोज टेस्ला ने हमें कॉपी करने की इजाजत दे दी, तो सर ये हो गया कॉपीराइट, सही है ना। अब कॉपीराइट फिजिकली थोड़ी दिख रहा है, लेकिन हमें इजाजत मिल गई वो इंफोटेनमेंट कॉपी करने की, ये है इंटेंजिबल। अब उन्होंने लेट्स सपोज बोला है कि भाई 10 साल का आपका कॉपीराइट है, या 5 साल का आपका कॉपीराइट है, 2 साल का आपका कॉपीराइट है, आप ये इतने सालों तक कॉपी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बिजनेस में, इतने इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स भी इंटेंजिबल होते हैं, और सॉफ्टवेयर के एक्सेस की कभी कभार लाइफ हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने माइक्रोसॉफ्ट से कोई सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जिसकी फर्स्ट डील माइक्रोसॉफ्ट ने दी, भाई 5 साल तक हम आपको ये सॉफ्टवेयर इतने पैसों पे देंगे, उसके बाद आपके पैसे ये हो जाएंगे। तो अब वो पहला जो सॉफ्टवेयर आया हुआ है हमारे पास, वो 5 इयर्स है, डेफिनेट लाइफ। तो एमोर्टाइज करना पड़ता है हमें डेफिनेट लाइफ के थ्रू बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज।